आधे कपड़े मायके में। नहीं नहीं, अब देर मत कीजिए पंडित जी, इस बार ऐसा लड़का लाइए कि हम देखते यहाँ करते। इस सितंबर को अंकिता पूरी 28 साल की हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि सितंबर आते आते ही ये बेचारी अपने घर पर अपने घर की हो जाए। अब फिक्र मत कीजिए संतोषी जी, प्रशांत की शादी भी तो मैंने ही करवाई थी ना। लड़की के भाग्य में जितने रिश्ते कटने होंगे वो काटेंगी, पर जो सबसे अच्छा होगा वही बच्ची के साथ रहेगा। आप विश्वास रखिए भोलेनाथ पर। ये कहकर पंडित जी अपना झोला उठाकर दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। ये लड़का भी नहीं जमा, न जाने कौन सा लड़का जमेगा। मम्मी आप फिक्र क्यों करती है दीदी, भगवान पर भरोसा रखिए, जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। बुआ, आपकी शादी के बाद आपका कमरा मेरा होगा। और मैं कहाँ रहूंगी? मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं लूंगी बुआ का कमरा। पता है दादी, मेरी सभी फ्रेंड्स का पर्सनल रूम है और यहाँ हम 4 लोग एक ही कमरे में सोते हैं। बुआ के जाने के बाद तुम दोनों बुआ के कमरे में शिफ्ट हो जाना, ठीक है? दोनों को आधा आधा कमरा मिलेगा। अभी तुम लोग बड़े नहीं हुए ना। हे भगवान, बुआ की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो, फिर हमें जल्दी से जल्दी बुआ का कमरा मिल जाएगा। एक थप्पड़ लगेगा ना पिंकी, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी बोलो बुआ को। बुआ को बुरा लगा होगा ना। तो ऐसे शुरू होती है ये कहानी। पहले के ज़माने में कहाँ एक घर में 10-12 कमरे होते थे और आज 3 BHK फ्लैट, मतलब बहुत बड़ी बात होगी। पर अगर घर में जब इतने सारे मेंबर्स हो तो 3 BHK फ्लैट तो कम ही पड़ जाता है। सलोनी के ससुराल में 3 ही कमरे थे। एक कमरे में वो अपने पति और दोनों बच्चों के साथ रहती थी, दूसरे कमरे में उसकी ननद और तीसरे में सास ससुर। रात को थका हारा प्रशांत अपने घर आता है और कमरे में ही खाना खाकर सोने जाता है कि तभी कोई रूम की लाइट ऑन कर देता है। आज तो लगता है पूरी रात पढ़ना होगा, कल टेस्ट है बताओ। और ग्रुप में मैम अभी मैसेज कर रही है सबको। अरे यार, आंखों के सामने तुम लोगों ने लाइट्स क्यों जला दी? अब ऐसे में कोई कैसे सोएगा? तुम अपने चेहरे पर चादर डाल लो ना प्रशांत, बच्चों के अभी टेस्ट है ना, मैं उन्हें मना कैसे करूँगी? पिंकी बेटा, तुम हॉल में जाकर पढ़ लो ना, पापा के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वही तो थी मैं पापा, पर वहाँ पर दादा और दादी जी भजन संध्या देख रहे हैं। इतने गर्मी में चेहरे पर चादर ढकूंगा तो कल पिंकी को टेस्ट छोड़कर मेरे जनाजे पर जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ बालकनी में सोने के लिए। तो कुछ इस तरह एक कमरे में सलोनी अपने पति और बच्चों के साथ गुजारा कर रही थी, पर दूसरी तरफ उसे इस बात का संतोष था कि जल्दी ही उसकी ननद के कमरे में उसके बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भगवान की दया से ऐसा ही होता है। इस बार पंडित जी एक ऐसे घर के लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं जिसे देखकर कोई नाक कर ही नहीं पाता। फोटो तो काफ़ी अच्छी है लड़की की मम्मी, बस सामने भी ऐसा ही दिखे, तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऊपर से ये इंजीनियर भी है और वो भी मुंबई से पास आउट। अब और क्या चाहिए बताओ? क्या प्रशांत, तुझे कैसा लगा लड़का? सबको अगर जच रहा है तो देखने चलते हैं लड़के को। और दोनों परिवार वाले एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, जहां निकेतन को अंकिता पहली नज़र में पसंद आ जाती है और दोनों परिवार उसी वक्त अंकिता और निकेतन का रोका कर देते हैं। हो गई अंकिता हमारी, अब बस आप ना शादी की तैयारियों में लग जाइए समधन जी। संतोषी का पूरा परिवार अंकिता की शादी की तैयारी में लग जाता है। धीरे धीरे करके शादी की तारीख सामने आने लगती है और एक एक कर रिश्तेदार भी आने लगते हैं। और ऐसे खुशी के माहौल में रोती हुई मंदाकिनी दरवाजे पर प्रशांत को आवाज़ लगाती है। अरे प्रशांत, कहाँ है बेटा प्रशांत? अरे बुआ जी आप। सलोनी, बुआ जी का सामान अंदर रख दो। क्या हुआ बुआ जी, आप रो क्यों रही है? तभी कितने दिन रख लेगा बेटा मुझे पाइल्स हो रखी है। मेरी बहू अब मुझे अपने घर पर रखना नहीं चाहती। ये कोई वजह हुई अपनी सास को निकालने की? भाभी को न जाने क्या हो गया। अब वो सब छोड़िए बुआ जी, फिक्र मत कीजिए, ये घर आपका है, आप हमारे साथ रहेंगी जब तक आपका जी चाहे। पिंकी दीदी, मतलब अब बुआ जी भी हमारे साथ रहेंगी, तो हम कितने मेंबर्स हो गए? वो तो नहीं पता बिट्टू, पर लग रहा है कि अब हम दोनों को भी पापा की तरह बालकनी में सोना पड़ेगा। शादी का दिन और नज़दीक आता है और अंकिता की शादी हो जाती है। शादी की रात की एक रात पहले संतोषी अपनी बेटी और बहू को अपने कमरे में लेकर जाती है। इसके पहले बेटा कि तेरी शादी हो जाए, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ।
क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं तुझे कब वापस मायके आने मिले। जा कमरे की लाइट बुझा दे। बुझी हुई लाइट में क्या दिखेगा मम्मी? हर चीज में बस बहस करना है तुझे, लाइट तो बुझा। और जैसे ही अंकिता लाइट्स बुझाती है, संतोषी अपनी अलमारी से एक छोटा सा बक्सा निकालती है और जैसे ही वो उस बक्से को खोलती है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। ये क्या है मम्मी जी? ये हमारे परिवार का खानदानी हार है, इतना कीमती कि पूछो मत। इसका हर एक हीरा असली है। आपके पास ऐसा हार है और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। इतनी ज्यादा चमक, लग रहा है मानो कमरे में किसी ने हाइड्रोजन लगा दिया हो। हार को देखने के बाद अंकिता मन ही मन सोचती है, लगता है मेरी शादी में मम्मी मुझे यही हार देने वाली है। ओह माय गॉड, इतने कीमती हार को पाने के बाद किस चीज़ की उम्मीद बाकी रह जाती है। निकेतन के साथ अपनी शादी को लेकर अंकिता एक्साइटेड तो थी ही, पर अब इस हार को देखने के बाद उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। शादी के मंडप पर कन्या पक्ष वाले अपनी कन्या को जो भी देना चाहते हैं उसे कन्या को अभी दे दे। जी पंडित जी। प्रशांत कुछ गहने अपनी बहन की झोली में रखता है, पर उसमें वो हार नहीं था जो अंकिता ने पिछली रात देखा था। इस पे तो वो हार वाला बक्सा ही नहीं है। कहीं भाभी ने मम्मी का दिमाग घुमा तो नहीं दिया? क्या दिया होगा? मम्मी दीदी अभी नादान है, उस हार को खो देगी। पर क्या भाभी ऐसा कह सकती है? हाँ बिल्कुल कह सकती है। इतना कीमती हार देखकर तो किसी का भी मन डोल जाए। कैसे पता लगाऊं, क्या करूं? हार पर तो नजर रखनी होगी। आइडिया। और इसके बाद अंकिता बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती और पूरी शादी की रस्में अच्छी तरह हो जाती है और विदा होकर अंकिता अपने ससुराल चली जाती है। अगली सुबह टॉप के ऊपर साड़ी लपेटकर अंकिता अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही रमेश जी चौंक जाते हैं। मैं अंदर चलता हूँ, अंदर पेपर पढ़ लूँगा। आप मेरी चाय अंदर ही भिजवा दीजिएगा सीता जी। क्या बात हो गई जी, आप अचानक कमरे में क्यों जा रहे हैं? और तभी सीता की नज़र अपनी बहू पर पड़ती है, जो एक टॉप पर किसी तरह साड़ी लपेटकर अपने कमरे से लड़खड़ाती हुई बाहर आ रही थी। ये क्या हाल बना रखा है बहू तूने, ये ऐसे कैसे बाहर आ गई? वही तो मम्मी जी, आना पड़ा ना। लड़कियों में आजकल कपड़े की कितनी वैरायटीज आ गई है, ऊपर से ये साड़ी भी ससुराल में ऐड हो गया। पैकिंग करते करते भी आधे कपड़े तो मम्मी के यहाँ ही रह गए। ये साड़ी तो आ गई, पर इसका ब्लाउज और पेटीकोट मेरे मायके में ही रह गया। इस साड़ी के नीचे भी ना मैंने पेटीकोट नहीं पहना है